बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जब हम आईएफआरएस 15 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स। या तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो ओवरऑल प्रॉफिटेबल होगा, उसमें कैसे काम करना है वी हैव डिस्कस। ओवरऑल प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, रेवेन्यू आ जाएगा। कॉस्ट इनकर टू डेट को माइनस कर देंगे। अगर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है तो पहले ही सारे के सारे लॉस को रिकॉर्ड करेंगे कोई बैलेंसिंग फिगर ला के। और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आउटकम्स अनसर्टेन है तो रेवेन्यू को उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितनी कॉस्ट है, प्रोवाइडेड दैट के कॉस्ट इनकर्ड जो है वो एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड हो। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। व्हाट कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कंप्राइजेस द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियली जो डिसाइड हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि इनिशियली जो डिसाइड हो जाए तो उसके बाद लोग नॉर्मली जो क्लाइंट है वो कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन लेकर आता है कि नहीं यूं नहीं, अब ये कर दो ये कर दो। ऑब्वियसली जब आप कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आएंगे जो ओरिजिनल प्लान में नहीं थी तो नॉर्मली फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी को मजीद पेमेंट की जाती है। तो वेरिएशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम्स to the extent that it is probable that they will result in a revenue, they are capable of being reliably measured। तो अगर कुछ वेरिएशंस आती हैं और मोर देन 50% चांसेस है उन वेरिएशंस की वजह से रेवेन्यू मिलेगा, पैसे मिलेंगे और उसको हम रिलायबली मेजर कर सकें, तो वो भी फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड हो जाता है। क्लेम्स एंड अमाउंट्स दैट द कॉन्ट्रैक्टर सीक्स टू reclaim from customer as reimbursement for cost not included in the contract price. They may arise due to errors in design or customer caused delay। तो कुछ ऐसी कॉस्ट भी हो सकती है जिसको कॉन्ट्रैक्टर आपसे क्या कर सकता है, क्लेम करेगा, जो ऑलरेडी ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में नहीं थी। मिसाल के तौर पे अगर कस्टमर की वजह से कोई डिले आ जाता है या कोई डिज़ाइन में एरर्स आ जाते हैं, तो claims are amounts that the contractor seeks to reclaim from customer as reimbursement for cost जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूडेड नहीं थी। इंसेंटिव पेमेंट्स, एडिशनल पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर मेट। ये जो इंसेंटिव्स वगैरह ये एक वेरिएबल पेमेंट में आएगा, लेकिन इस तरह की मिसाल के तौर पे क्लाइंट कहता है अगर आप कंस्ट्रक्शन एक एक्स वाई जी टाइम पे कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको एडिशनली कुछ पे करूंगा। तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल कंसीडरेशन। इसको आप उसी वक्त ट्रांजैक्शन प्राइस में लेंगे जब आपको पता हो कि यार आज हम इसको ट्रांजैक्शन, एक तो आपको पता हो कि यार हमें इंसेंटिव पेमेंट मिलेगी, हम वो कंडीशन पूरी कर लेंगे। प्लस आपको पता है कि यार आज मैंने इंसेंटिव पेमेंट्स को उस वेरिएबल कंसीडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर लिया, कल को कोई सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कहा यार हम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आपने बढ़ा लिया, फिर एक आध साल के बाद आप कहते हैं नहीं यार हम तो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो जो आपने इंसेंटिव पेमेंट को ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा बना लिया था, अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया, प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया, आगे चल के अब आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इंसेंटिव पेमेंट को ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड नहीं करना चाहिए। इंसेंटिव पेमेंट, एडिशनल पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर मेट और एक्सीडेड व्हेन the contract is sufficiently advanced that is probable that the specified performance standard will be met or exceeded and the amount of the incentive can be measured reliably. Contract revenue is reduced by the amount of any penalties arising from delays caused by the contractor। अगर आप डिले से कंप्लीट कर रहे हैं और आपको पेनल्टीज देनी पड़ रही है तो उससे बेसिकली क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या आता है जी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कंप्राइज costs that relate directly to specific contract
Costs that are attributable to contract activity in journal and can be allocated to the contract. Such other costs are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract. बस सिंपली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मीन्स जो सारी की सारी किसकी वजह से लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में ही लग रही है. कॉस्ट दैट रिलेट टू डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड, इसमें साइट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग साइट supervision, cost of material used in construction, depreciation of a plant and equipment used on the contract. एक ऐसा प्लांट जो कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा है. कॉस्ट ऑफ मूविंग प्लांट एंड इक्विपमेंट मटेरियल एंड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट साइड कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ प्लांट एंड इक्विपमेंट. ये भी हो सकता है कि बजाय इसके कि हम प्लांट एंड इक्विपमेंट को बाय करें हम हायर कर रहे हैं, तो हायरिंग की जो भी कॉस्ट होगी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट. इंजीनियर्स को हायर किया, आर्किटेक्चर को लिया ताकि डिज़ाइन वगैरह बनाए, उसको जो पे कर रहे हैं दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. The estimated cost of rectification and guarantee work, including expected warranty cost. The estimated cost of rectification, अगर कोई errors वगैरह हो जाते हैं तो हम उसको ठीक कर रहे हैं, कोई गारंटी वर्क की कॉस्ट है, इंक्लूडिंग कोई एक्सपेक्टेड वारंटी कॉस्ट. लेट्स से हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज तो दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई वारंटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है तो वो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में लेकर आ जाएंगे. क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टीज, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. अब क्लेम फॉर थर्ड पार्टीज हो सकता है कोई इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हो, केस कॉन्ट्रैक्ट को लेट्स से जिसकी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग दैट हम अपने लेबर की कोई इंश्योरेंस भी दे रहे हैं जो उस साइट पे मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्कर जब काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो. तो ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं उसको भी हम फिर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में लेकर आएंगे. Cost that may be attributable to contract activity in journal and can be allocated to a specific contract, अभी बात हो रही थी, जैसे इंश्योरेंस. कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स जिसको आप प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हैं किसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को. अच्छा, इसको अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एक, कॉस्ट दो, प्रॉफिट तीन, शुड बी रिकग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल. कितना रेवेन्यू, कितनी कॉस्ट एंड प्रॉफिट आएगा पी एन एल में. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 800,000 है, कॉस्ट टू डेट 320 है. एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट का मतलब होता है फर्दर जो कॉस्ट लगेगी कंप्लीशन पे. रिपीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट का की मीनिंग है फर्दर कॉस्ट जो अभी लगना बाकी है कंप्लीशन पे. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 60% है. IFRS 15 कहता है जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से. अब अगर 800,000 को मल्टीप्लाई कर दें 60% से, तो आई एम गेटिंग रेवेन्यू 480. इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट है 320. कॉस्ट टू डेट का मतलब है आज तक जितनी आपकी कॉस्ट लग चुकी है, कॉस्ट इनकर. तो इसमें से मैंने 320 माइनस कर दिया, तो ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है. चेक कर लेते हैं, रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है इसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं और रेवेन्यू आ जाता है, और जितनी कॉस्ट लग चुकी होती है उसको माइनस करते हैं. What amount should be recognized for revenue, cost, and profit in the statement of P&L? Take the same contract, but now assume that business is not able to reliably estimate the outcome of the contract, although it is believed that all costs incurred will be recovered from the customer. जी, हमने कहा था IFRS 15 में जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स.
सब कुछ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, व्हाट वी हैव डन इन पार्ट है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो जहाँ आउटकम अनरिलायबल हो, लेकिन हमें इतना पता हो कि जितनी कॉस्ट लगी है वो सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, तो फिर हम रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कॉस्ट इनकर टू डेट पे। जैसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट इनकर 320 है, तो फिर हम पार्ट बी में रेवेन्यू भी 320 ही रिकॉर्ड करेंगे। जितनी कॉस्ट है उतना रेवेन्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस जब आउटकम्स अनरिलायबल हों तो। और लॉस में हमने पढ़ा था, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप एंटर हो चुके हो, लॉस मेकिंग है, तो पहले ही साल सारे का सारा लॉस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रेजेंटेशन एसओएफपी में कैसे आएगा? एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस देयर आर लाइकली टू बी कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लाइबिलिटीज। एसओएफपी में कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ सकता है, लाइबिलिटी आ सकती है। These will depend on the amounts recorded in the statement of profit and loss compared to cash received. In calculating the entries to made to the contract with the check कर लेते हैं जी। स्टेप वन अगर आप पहले देखें ये फॉर्मेट का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट टू डेट, मजीद जो पैसा लगेगा, आपको स्टेप वन में पता चल जाता है कि यार ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। स्टेप टू में हमें ये देखना होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितने परसेंट काम हो चुका है। अब कितने परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है, तो वी डिड डिस्कस, एक या तो आउटपुट मेथड होता है या इनपुट मेथड होता है। इनपुट मेथड में हम कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट इनकर टू डेट को टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। आउटपुट मेथड में वैल्यू वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। या फिर टाइम स्पेंड वाला भी आया था, हमने देखा था इसको। इफ रेवेन्यू इज अर्न इक्वली ओवर टाइम, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग अ मंथली पेरोल सर्विस, then revenue should be recognized on a straight line basis over that period. Where progress cannot be measured, revenue should be recognized only to the extent of contract costs incurred that will probably be recoverable. एक ऐसी सिचुएशन जहां आप कहते हैं यार प्रोग्रेस को हम तो एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, कितने परसेंट काम हुआ है कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो फिर एक काम कर लो बेटा, जितनी कॉस्ट लगी है ना उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। अब पीएनएल की बात करेंगे, अगर प्रॉफिटेबल है तो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखें, लेस रेवेन्यू रिकग्नाइज इन द प्रीवियस ईयर्स। ऐसा भी हो सकता है भाई कि एक ही क्वेश्चन है, 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। अब पहले साल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन थी मान लो 40%, तो आपने 40% पे काम कर लिया। सेकेंड ईयर में एज्यूम कर लो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगी ये 60%। अब सेकेंड ईयर में जब आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 60% लेंगे, तो लॉजिकली वो तो 2 साल का रेवेन्यू होगा, तो आपको पिछले साल का रेवेन्यू माइनस करना पड़ेगा, तभी तो करंट ईयर का रेवेन्यू आएगा। पहला ही साल है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन चल रहा है, सेम कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। अब जो 60% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, वो तो इस चीज को शो कर रहा है कि टोटल 2 ईयर्स में 60% काम हो चुका है। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू रिकग्नाइज इन द प्रीवियस ईयर माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल टोटल कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन अगेन टोटल कॉस्ट में से आप क्या करेंगे, अगर आपको कॉस्ट टू डेट 2 साल की दे दी है कि 2 साल में इतनी कॉस्ट लगी है, तो आपको पिछले साल की कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी ताकि करंट ईयर का प्रॉफिट आ सके। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन द सेकेंड ईयर, ये सारे मसले तब आएंगे जब सेकेंड ईयर की बात है, जो मैंने आपको आइडिया दे दिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एनी रेवेन्यू कॉस्ट रिकग्नाइज इन द प्रीवियस ईयर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द cumulative revenue cost. This will give the figure to be recognized in current year. For example, if a contract is worth 10 million, it is 90% satisfied by the end of second year and was 50% satisfied by the end of year one. Then 9 million has been earned to date, of which 5 million would have been recognized in year one, और second year में कितना आएगा, 4 million. अच्छा, अब एसओएफपी की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, at the year end there will be either a contract asset or liability recorded in the current asset or current liabilities. ये काम का पॉइंट है जी, मल्टीपल चॉइस के लिहाज से। एट द ईयर एंड देयर विल बी आइदर या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा आपके पास या लाइबिलिटी। शो कहाँ करेंगे, एसेट है तो करंट एसेट में, लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटीज। दिस विल बी कैलकुलेटेड एज शोन बिलो।
रेवेन्यू रिकग्नाइज टू डेट, आज तक जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं। इनवॉइस टू डेट, कस्टमर को आप कितनी इनवॉइस कर चुके हैं। इनवॉइस कम है, रेवेन्यू रिकॉर्डेड रिकग्नाइज ज्यादा है, तो डिफरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेवेन्यू रिकग्नाइज अगर ज्यादा है, रेवेन्यू रिकग्नाइज जो है मोर देन इनवॉइस टू कस्टमर, तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एसेट आएगा। इसे आप अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एसेट आएगा जिसको आप अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू रिकग्नाइज कम है, इनवॉइस टू कस्टमर ज्यादा है, अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आएगी, करंट लायबिलिटी। नोट द दीस फिगर्स आर, एसओएफपी के लिए जब भी काम करते हैं तो कम्यूलेटिव, टोटल कम्यूलेटिव वैल्यूज पे काम करते हैं। वो पीएनएल का मसला होता है कि पीएनएल सिर्फ करंट ईयर का होता है, इसलिए सेकंड ईयर आ गया तो आपको पहले साल के रिजल्ट माइनस करने पड़ते हैं। एसओएफपी एज इट इज उसमें कम्यूलेटिव टोटल वैल्यूज पे काम करता है। इफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट, द एसेट विल बी हेल्ड एट अ कैरिंग अमाउंट। At the year end, depreciation will be charged to the statement of P&L according to the progress made towards. सिंपली अगर आप कोई प्लांट खरीदते हैं, हमने भी पढ़ा भी था, बात भी की थी, किसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मान लो 40% पहले साल डेप्रिशिएट हो गया, तो उसका 40% का डेप्रिसिएशन कॉस्ट टू डेट में आ जाएगा। बाकी जो 60% प्लांट बचा है वो बाकायदा आप नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में शो करेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट एसेट की या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की यूज़ करें। IFRS 15 कहता है यार आप अकाउंट्स रिसीवेबल यूज कर लो, कोई मसला नहीं, अदर लाइबिलिटी यूज कर लो लाइबिलिटी के लिए। IFRS 15 इज नॉट प्रिस्क्रिप्टिव, कोई इन्होंने पक्का लॉ नहीं बना दिया अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लाइबिलिटीज एज ऑल्टरनेटिव टू टर्म कॉन्ट्रैक्ट एसेट। IFRS 15 also allows the term receivable and work in progress to be used. If revenue exceeds cash received, this would be included within a trade receivable. Any presentation would need to enable the user to identify any contract asset. If the cash received exceeds the revenue recognized to date, there will be a contract liability, effectively deferring income है। If a contract is loss making, so loss making में रिकॉल करें एक बैलेंसिंग फिगर आती है और आपको प्रोविजन बनाना होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IFRS 15 अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं जो कि ओवरऑल लॉस मेकिंग है, तो आपको पहले ही साल सारे का सारा लॉस चार्ज करना है पीएनएल को। If a contract is okay, sir, amount invoice to customer और cost incurred to date, नहीं नहीं नहीं, दो अलग बात है। मान लो मेरी कॉस्ट लगी है 4 मिलियन इस साल कंस्ट्रक्शन में, और मैंने कस्टमर को इनवॉइस भेजी है 4.2 मिलियन की, यार मुझे 4.2 मिलियन पे कर दो, तो ये दो अलग बातें, दो सेम बातें नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं तो जो हम नॉर्मली कस्टमर को इनवॉइस करेंगे वो तो कॉस्ट से ज़्यादा करेंगे ना। मान लो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 10 मिलियन है, टोटल कॉस्ट 7 मिलियन लगनी है, अभी 3.5 मिलियन लगी है, इनवॉइस हो सकता है मैंने 5 मिलियन की भेजी हो, 6 मिलियन की। क्लियर हुआ? अमाउंट इनवॉइस का मतलब ये कस्टमर से आपने कितने पैसे मांगे, और कॉस्ट इनकर्ड का मतलब ये कंस्ट्रक्शन में आपका पैसा कितना लगा है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो सकता है 2 मिलियन लगा हो, लेकिन उन्होंने अपने क्लाइंट से कितने मांगे हो, 3 मिलियन। If a contract is loss making, there will be a provision recorded to recognize the full loss under the onerous contract as per IAS 37। सो लॉस मेकिंग है तो समझ लें आप एक ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। दिस कैन आइदर बी टर्म एज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं और प्रोविजन भी कह सकते हैं।
लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो हमें प्रोविजन बनाना पड़ रहा था, मैंने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल भी दी थी, आप उससे एसओएफपी के अंदर एज अ प्रोविजन बता सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बता सकते हैं। अच्छा, इसे देखते हैं। हाउ शुड दिस ट्रांजेक्शन बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर एंडेड December X1? On January X1, Baker entered into a contract with a customer to construct a specialized building for consideration of 2 million. सर 2 मिलियन की कंसिडरेशन है प्लस 0.4 का बोनस। देखें जी, ये जो 0.4 मिलियन का बोनस है ये एक वेरिएबल कंसिडरेशन है। आप वेरिएबल कंसीडरेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा उसी वक्त बनाएंगे, आप इसे ट्रांजैक्शन प्राइस में उसी वक्त ऐड करेंगे जब आपको पता हो कि यार मैंने सारी कंडीशंस पूरी कर लेनी है और ये बोनस हमें मिलना है। और आपको ये पता हो कि यार आज अगर मैं इसको ट्रांजैक्शन प्राइस में ले लेता हूँ, कल को कोई सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि यार बोनस मिलेगा नहीं और आपने डेलिबरेटली ट्रांजैक्शन प्राइस को बोनस से बढ़ा दिया, प्रॉफिट को डेलिबरेटली बढ़ा दिया, इस साल अगले साल रिवर्स कर दिया, इसका मतलब है आप तो फिर बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए IFRS 15 कहता है भाई ज़रा ध्यान से मेक श्योर के मोर देन 50% चांसेस होंगे फिर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड विद इन 18 months, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंस्ट्रक्शन द बिल्डिंग इज 1.5 मिलियन। अगर आप यहाँ तक की बात करें तो ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है। 2 मिलियन की प्राइस है, 1.5 की कॉस्ट है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर अगर टर्मिनेट करता है, बेकर कैन डिमांड पेमेंट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड टू डेट प्लस अ मार्कअप 30%। कस्टमर अगर टर्मिनेट कर देता है तो ठीक है जी, बेकर की जितनी भी कॉस्ट लगी है उस पर 30% मार्कअप कस्टमर पे करेगा। ऑन January X1, as a result of factor outside of its control, Baker was not sure whether the bonus would be achieved. तो बेटा एज अ बोनस को तो आप ऐड ना करें। December X1, Baker had incurred cost 1 million. They were still unsure as to whether the bonus target would be met. Baker measures progress towards completion based on cost incurred. इनपुट मेथड पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं। December X1, Baker had received 1 million from the customer. मांग क्या रहे? हाउ शुड दिस ट्रांजेक्शन बी अकाउंटेड फॉर इन द December X1? सबसे पहले तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो लॉजिकली यहाँ पे इनपुट मेथड है, क्योंकि कॉस्ट पे चल रहे हैं। अगर आप देखें ईयर एंड तक 1 मिलियन लग चुके हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है? 1.5। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो 66.67% काम हो चुका है। और अगर 2/3 कह सकते हैं रेशो में काम हो गया। जो रेवेन्यू है, ट्रांजेक्शन प्राइस 2 मिलियन है, उसका 2/3 ले लें, क्योंकि ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आप चेक करें, रेवेन्यू 2 मिलियन था, कॉस्ट 1.5, ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, कॉस्ट जो ली जाती है, कॉस्ट इनकर टू डेट, आज तक की जो कॉस्ट लगी है वो लेते हैं, उसको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई नहीं करते। कॉस्ट टू डेट जो है ये प्रॉफिट आ गया जी। अब अगर आप देखें हमने जो रेवेन्यू रिकग्नाइज किया है, दिस इज इनवॉइस कितनी की है कस्टमर को? बेकर हैड रिसीव 1 मिलियन फ्रॉम कस्टमर, रिसीव्ड, इसका मतलब है 0.33। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, इसे आप अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिकग्नाइज ज्यादा है और जो हमें पैसे मिले वो कम है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर, इसको जल्दी से देखते हैं व्हाट दे हैव डन।
हमारे लिहाज से तो वही होना चाहिए जो हमने डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ आ जाए। Constructing the building is a single performance obligation. The bonus is variable consideration. It is excluded from transaction price because it is not highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur. क्योंकि आपको सवाल में बार बार कह रहा था वी आर अनश्योर कि पता नहीं ये कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा 18 मंथ्स में। तो इसलिए अगर आज आप उस बोनस को ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा बना लेते तो कल को रिवर्सल करना पड़ता, इसलिए हमने ऐड नहीं किया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। ठीक है जी। बेकर शुड रिकग्नाइज रेवेन्यू बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेप वन में देखिए ओवरऑल प्रॉफिटेबल है 66 पॉइंट या 2/3, ठीक हो गया जी। तो जस्ट परफेक्ट वी डिड द सेम थिंग, चेक कर सकते हैं आप। तो आईएफआरएस 15 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन बहुत आसान है। याद रखने वाला पॉइंट ये कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को रेवेन्यू से तो ट्रांजैक्शन प्राइस से तो मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं करते, बस जो भी कॉस्ट इनकर टू डेट होती है उसको डायरेक्टली ले लेते। लेट्स गो बैक। हाउ शुड दिस ट्रांजेक्शन बी अकाउंटेड फॉर इन द करंट ईयर एंडेड दिसंबर X1? चेक करते हैं। ऑन जनवरी X1 कैसल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with a customer to construct a specialized building for a consideration 10 million. ट्रांजैक्शन प्राइस है 10 million। Castle is not able to use the building themselves at any point during the construction। ठीक है जी। कस्टमर का ही एसेट है, ओवर टाइम हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। दिसंबर X1 कैसल हैड इनकर्ड कॉस्ट 6 million। ईयर एंड में हमारे 6 million लग चुके हैं। कॉस्ट कंप्लीशन आर एस्टिमेटेड टू बी 6। सर अगर आप ध्यान से देखें तो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे? दिसंबर X1 में हमारे 6 million लग चुके हैं और हम ये कह रहे हैं मजीद 6 लगेंगे। कॉस्ट टू कंप्लीट का मतलब है फर्दर जो कॉस्ट लगेगी। सो 6 million आपके लग चुके हैं एंड वी आर एस्टिमेटिंग एडिशनल 6 टू बी इनकर्ड। सो इट्स अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। वाई? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 10 million एंड ओवरऑल कॉस्ट इज 12। इट्स अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। और लॉस मेकिंग में हमने कहा था सारे का सारा लॉस आपको पहले ही साल रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैसल मेजर्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स कंप्लीशन बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड। अगेन अगर आप चेक करें इनपुट मेथड है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए, कैसल को 3 million मिला। सबसे पहले तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 में। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है रेवेन्यू वो है 10, टोटल जो कॉस्ट है वो है 12। तो ये ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालें, इनपुट मेथड है कॉस्ट टू डेट को टोटल कॉस्ट से डिवाइड करें। कॉस्ट टू डेट 6 million है, टोटल 12 million। अगर आप अच्छे से देखें तो 50% काम हो चुका है। ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो है 10 million, इसका 50%। सबसे पहले लेस करेंगे कॉस्ट टू डेट, आज तक जो कॉस्ट लग चुकी है विच इज 6। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि लॉस आ रहा है 1 का और हमें लॉस कितने का चाहिए? 2 का। अगर मैं 5 में से 6 माइनस करूंगा आई गेट अ लॉस ऑफ 1 million, बट आई नीड अ लॉस ऑफ 2। तो एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, प्रोविजन फॉर लॉस। प्रोविजन फॉर लॉस P&L डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा भाई। अच्छा जी, ये आपका लॉस आ गया, ये आपका P&L के एक्सट्रैक्ट्स आ गए। SOFP के लिए बात करें तो रेवेन्यू जो रिकग्नाइज है दैट इज 6। चेक करते हैं कस्टमर से, दैट इज 5। कस्टमर से कितना पैसा मिला है वो देख लेते हैं भाई।
हमें 3 मिलियन मिले। अमाउंट रिसीव्ड इज 3। 2 का कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ रहा है। एसओएफपी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट दिखाओगे 2 का। इसके अलावा आप प्रोविजन दिखाएंगे लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी सेक्शन में आप प्रोविजन दिखाएंगे 1 का। पीएनएल में 5 का रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट पीएनएल में 7 की आएगी, ताकि लॉस 2 का आ जाए। चेक करते हैं व्हाट दे हैव डन, दैट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। हमारे लिहाज से तो जो हमने कल डिस्कस किया था यही होना चाहिए। ये देखिए, ओवरऑल लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाएगी, प्रोविजन टू रिकग्नाइज द फुल लॉस। ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ गया, और करंट लायबिलिटीज में आप प्रोविजन दिखा देंगे 1000 का। एसओएफपी में करंट एसेट में कॉन्ट्रैक्ट एसेट आएगा, एसओएफपी में करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन आ जाएगा 1000 का। मेरे ख्याल से बात क्लियर है जी। तो अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मेट का आइडिया है तो ये आईएफआरएस 15 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ देखें क्या कह रहा है। हाउ शुड दिस ट्रांजेक्शन बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर एंडेड दिसंबर X1? लेट्स सी। On January X1, Amir entered into a contract with a customer to construct a stadium for consideration 100 million. 100 million की consideration है। The contract was expected to take 2 years to complete. Total time लगेगा 2 साल। December X1, Amir had incurred cost 24 million। 24 million लग चुके हैं। Cost to complete are estimated 20 million। देखें, 24 मिलियन लग चुके हैं, मजीद 20 लगेंगे, टोटल 44। In addition to these costs, Amer purchased a plant to be used on the construction contract at a cost of 16 million। एक और चीज पड़ी थी, आईएफआरएस 15 ये कहता है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेज किया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो जितना डेप्रिशिएट हो चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, कॉस्ट इनकर टू डेट में आ जाएगा। 16 मिलियन का हमने प्लांट लिया। दिस प्लांट वॉज परचेज ऑन जनवरी X1 एंड विल हैव नो, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है एट द एंड ऑफ 2 years। ये सारे का सारा प्लांट बस इसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज होगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज बी एलोकेटेड स्ट्रेट लाइन मेथड। आमिर मेजर्स प्रोग्रेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग आउटपुट मेथड जी, बेस्ड ऑन वैल्यू वर्क सर्टिफाइड टू डेट। December X1, the value work certified 45 million and customer had paid, कस्टमर ने हमें 45 ऑफ 11.4 मिलियन पे किया। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 में पहले तो स्टेप 1 में ओवरऑल अगर हम देखें, जो ओवरऑल रेवेन्यू बनता है वो बनता है 100 का ट्रांजैक्शन प्राइस। कॉस्ट को अगर हम देखें तो हमारी एक तो 24 मिलियन लग चुके हैं, मजीद 20 लगेंगे, प्लस 16 का प्लांट, ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी। लेट्स से कितनी आती है, ये आ रही है 60। तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉस्ट कैसे आई, 24 कॉस्ट इनकर्ड है, 20 मजीद लगेगा, और एक 16 मिलियन का हमने प्लांट खरीदा है इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब अगर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालें, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड 45 है, उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे विच इज 100, तो 45% काम हो चुका है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसोसिएट,
ईयर एंडेड December X1, रेवेन्यू निकालते हुए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मिलियन का ट्रांजैक्शन प्राइस है इंटू 45 मिलियन आ गया। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट ले लेंगे, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट। आज तक जो कॉस्ट लग चुकी है, देयर विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। कहना इसको कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट इनकर्ड टू डेट लेंगे जो कि 24 मिलियन है, प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट। डेप्रिसिएशन प्लांट हमने लिया है 16 मिलियन का, और ये इस्तेमाल होगा भाई 2 इयर्स। इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो 16 में से हम स्क्रैप को माइनस करके डेप्रिशिएट करते हैं। कितना डेप्रिशिएट हो चुका है भाई? 8 मिलियन। तो ये आपका पहले साल का प्रॉफिट बनता है 13 मिलियन। चेक कर लीजिए। हमने प्लांट जो परचेज किया है जनवरी X1 में, December X1 तक, एक साल ऑफ कोर्स वो डेप्रिशिएट हो चुका है। अब SOFP के लिए अगर हम बात करें, सिर्फ रेवेन्यू हमने जो रिकग्नाइज किया 45 मिलियन। कस्टमर पेड, आई थिंक इट वाज 11.4। कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाएगा जिसको आप करंट एसेट में शो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एसेट 45 माइनस 11.4। SOFP में कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अलावा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को भी आप शो कर रहे हो, और उस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट 8 मिलियन आ रहा होगा। तो चेक करते हैं व्हाट दे हैव डन इन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक 6 वी वर डूइंग इट। जी मेरा ख्याल से समझ में आता है। ये 24 मिलियन कॉस्ट टू डेट है, ये मजीद पैसा लगेगा, और ये प्लांट ओवरऑल प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 45% है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल एंड एप्रिसिएशन, प्रॉफिट। नॉन करंट एसेट में प्लांट 8 का आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट आई थिंक वी कैलकुलेटेड द सेम थिंग, चेक कर सकते हैं। द प्लांट कॉस्ट इज 16 मिलियन, should be depreciated over 2 years. Therefore, at the end of first year, the depreciation 8 मिलियन हम कहाँ शो कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बना रहे हैं। जी वी डिड द सेम थिंग, दैट्स ग्रेट। वापस आ जाए। अच्छा ये इसमें क्या कह रहे हैं? Calculate the effects of the above contracts upon the financial statements of a hard floor company for the year ended 30th April X7. Effects of above contracts. Hard floor company fits out nightclubs. The projects generally take a number of months to complete. Okay. The company had 3 contracts in progress at the year end 30th April X7. हर एक की डिटेल्स आ गई। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, JKL। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, आज तक जो कॉस्ट लगी है दैट इज 270।
कॉस्ट टू कंप्लीट 90, मजीद 90 लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 270 में 90 ऐड कर दें, ये 360 बनता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 416, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जे ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वर्क सर्टिफाइड टू डेट, आज तक इतना काम हो चुका है 312, और जो पेमेंट मिली है 215 की मिली, 50 की मिली है। ओके, आगे भी पढ़ते हैं फिर, चलें के को भी देख लें। के में अगर आप देखें कॉस्ट इनकर टू डेट 440 है, मजीद जो पैसा लगेगा 190, अगर मैं इनको ऐड करूं 440 प्लस 190 630 आता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 684 है। अगेन के ओवरऑल प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। एल को देखें, कॉस्ट टू डेट 20 है, मजीद 220 लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये भी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। मजीद पढ़ते हैं। हार्ट फ्लोर कंपनी अकाउंट्स फॉर द रेवेन्यू ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन डिराइव फ्रॉम द सेल अर्न एज वैल्यू वर्क सर्टिफाइड टू टोटल सेल वैल्यू। सिंपली आपने वैल्यू वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड कर देना, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब अगर हम थोड़ा सा डिग आउट करें, जे में भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पता चल रही है, के में भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, लेकिन एल में अगर आप देखें हम क्या नहीं निकाल पा रहे, कोई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ही नहीं सकते। भाई आपकी पॉलिसी है कि आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं वैल्यू वर्क सर्टिफाइड की बेसिस पे। आप कॉन्ट्रैक्ट एल में देखें, हमें वैल्यू वर्क सर्टिफाइड पता ही नहीं। अभी हमने डिस्कस किया था एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ही ना पाए। अगर भाई हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ही नहीं पाते तो वहां उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है जितनी कॉस्ट इनकर्ड होती है। उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं जितनी कॉस्ट इनकर्ड होती है, प्रोवाइडेड दैट, और या हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉस्ट इनकर्ड है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट एल के केस में भाई हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ही नहीं सकते हैं, हमारे पास वैल्यू वर्क सर्टिफाइड ही नहीं है। तो एल का तो सिनेरियो ये होगा कि जितनी कॉस्ट इनकर्ड है उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, प्लस रेवेन्यू रिकग्नाइज में से माइनस करते हैं पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट एल के केस में हमें कस्टमर से कुछ भी नहीं मिला, तो जितना रेवेन्यू रिकग्नाइज है वही हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट एसिड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एल के केस में कॉस्ट इनकर्ड टू डेट के बराबर रेवेन्यू होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, और जितना रेवेन्यू रिकग्नाइज है वही हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट एसिड होगा एल के केस में। बाकी अगर हम बात करें जे एंड के केस में बाकायदा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलेगी और सब कुछ होगा। तो प्लस हमें बस ये देखना है कि अगर मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करूं, 312 को आप 416 से डिवाइड करें, लेट्स सी जे की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी आ रही है। ये 75% कंप्लीट आ रहा है भाई। के की बात करें तो 456 को आप 684 से डिवाइड कर दें, ये 66.67% कंप्लीट आ रहा है। सिंपल है, जल्दी से देख लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7, मुझे प्रॉब्लम होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एन इशू। ओवरऑल प्रॉफिटेबल, ये भी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। जे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 75% है, के 66.67 है। एल में हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकाल सकते। स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल, जे में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 75% लिया, कॉस्ट टू डेट ले ली। के में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 66.7%, कॉस्ट टू सेल। एल के अंदर हम कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकल पा रही थी। तो हमने कहा था जितना जितनी कॉस्ट इनकर्ड है उतना रेवेन्यू। एस ओ एफ पी के लिए देख लें आप, रेवेन्यू टू डेट, इनवॉइस टू डेट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट यहाँ तो भाई हमें कुछ कस्टमर से मिला ही नहीं,
लिहाजा जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया वही हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, अगर आप चेक करें IFRS 15 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेके, प्रोवाइडेड दैट आपको इसका फॉर्मेट अगर पता है, तो फिर IFRS 15 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एरिया इंशाल्लाह आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अनटिल अनलेस अगर हम खुद डिस्टर्ब होना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है, नॉर्मली आपको डिस्टर्ब नहीं करता। चलें यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, क्या कहते हैं, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैरीव्यू reflecting the impact of the contract with Better Homes. Prepare extracts from the financial statements of Maryview. So मार्च X1 के लिए काम करना, मार्च X2 के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें ज़रा एक एक चीज़ समझनी है ध्यान से, काफ़ी आई वुड से कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। मैरीव्यू स्पेशलाइजेस इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है भाई। In each contract, Maryview is entitled to receive payments reflecting the progress of work. So the revenue should be recognized over time. ठीक है भाई। One of its customer with Better Homes is to build a complex of luxury flats. The price agreed for the contract is 40 million. तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 40 मिलियन है। Its scheduled date of completion is December X2. Date of the contract, डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू डेट मार्च 31 मार्च X1 की डिटेल्स बता रहा है। कमिटमेंट डेट है 1 जुलाई X1। सबसे पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए, अगर 1 जुलाई X0 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर X2 को एंड हो रहा है, तो टोटल टाइम बनता है 30 मंथ्स। आप अगर काउंट करें तो X0 के 6 मंथ्स, फिर X1 के 12 एंड X2 के 12, तो टोटल जो टाइम पीरियड आ रहा है जी, दैट इज 30 मंथ्स। अगली चीज, इस दिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, हम 31 मार्च X1 के लिए पहले काम करेंगे, तो ये 9 मंथ्स हो चुके। अगर 1 जुलाई X0 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है और पहले ही दफा जो हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं वो मार्च X1 के लिए बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके। प्लस अगर इस प्रोजेक्ट के लिए कोई प्लांट लिया गया है, एक तो उसको डेप्रिशिएट हम करेंगे, और उसका जो डेप्रिसिएशन है सिर्फ 9 मंथ्स का 31 मार्च X1 में आएगा। यानी कि 31 मार्च X1 की जब हम कॉस्ट इनकर्ड निकालेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन सिर्फ 9 मंथ्स का आएगा। क्यों डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का आएगा? क्योंकि भाई 1 जुलाई X0 से 31 मार्च X1 तक 9 मंथ्स होते हैं। पढ़ते हैं भाई। अब वो एग्जामिनर आपको सबसे पहले डिटेल ही किसकी दे रहा है? 31 मार्च X1 की। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कह रहे हैं भाई आर्किटेक्ट की फीस है 500 बिल्कुल लेंगे, मटेरियल लगा 2800 बिल्कुल लेंगे, डायरेक्ट लेबर जो कि इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल लेंगे। ओवरहेड्स आर ए पोर्शन 40% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 40% ओवरहेड्स भी बिल्कुल आएगा, यानी कि 3500 का 40% ले लेंगे आप। कह रहे हैं ना, ओवरहेड्स आर ए पोर्शन एट 40% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा भाई, मजीद कह रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट का मतलब होता है मजीद जो कॉस्ट लगेगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट का मतलब है मजीद जो कॉस्ट लगेगी, मजीद जो कॉस्ट लगेगी उसकी बात कर रहा
अच्छा भाई। मजीद कॉस्ट लगेगी 14,800। इसमें वो कह रहा है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। 14,800 में कोई डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं है। ओके। प्लांट एंड मशीनरी यूज एक्सक्लूसिवली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट 3.6 मिलियन का एक प्लांट एंड मशीनरी लिया गया July 0 को। At the end of the contract, it is expected to be transferred to a different contract at a value of 6 लाख। अब यहाँ रुक जाए। एग्जामिनर कहता है 3 0 इग्नोर कर लें, वो कहता है भाई 3,600 का हमने एक प्लांट एंड मशीनरी लिया है, और वो ये भी कहता है कि स्पेसिफिकली इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम 3,600 सारा का सारा प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो अमाउंट है इस कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ जाए। तो एग्जामिनर आगे कहता है यार ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे किसी और कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर हो जाएगा जहां से 600 मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि आप कह सकते हैं एक किस्म की 600 की एक स्क्रैप वैल्यू है। इट मीन्स ये जो प्लांट एंड मशीनरी आप ले रहे हैं, ये प्लांट एंड मशीनरी जो इस मैरी व्यू वाले कॉन्ट्रैक्ट में कंज्यूम होगा, वो सारा 3,600 कंज्यूम नहीं होगा, सिर्फ 3,000 तक कंज्यूम होगा, क्योंकि 600 तक की कॉस्ट तो आपको किसी और कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाएगी। हमने इससे पहले जो सवाल डिस्कस किया था उसमें 16 मिलियन का प्लांट था, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, तो हमने पूरे 16 मिलियन को कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में लिया था। यहां पे प्लांट एंड मशीनरी 3,600 का है। प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूसिवली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी लिया है, लेकिन एक मसला है। मान लो इसकी साफ एग्जामिनर कह रहा है कि स्क्रैप वैल्यू है 600 की, तो भाई 600 तो कहीं और से रिकवर हो जाएंगे ना। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लांट एंड इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट आएगी वो 3,000 आएगी। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी यूज ऑन अ टाइम अपोर्शन बेसिस। बेटर होम्स मेड अप प्रोग्रेस पेमेंट 12,800। सो X1 तक आपको 31 मार्च X1 तक 12,800 मिल चुके हैं। तो आइएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 31 मार्च X1 के एक्सट्रैक्ट्स के लिए। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर हम देख लें, हाउ डू दे कैलकुलेट, यहाँ पे दिया हुआ है मैरी व्यू अकाउंट्स फॉर द प्रॉफिट ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द इनपुट मैथड। इनपुट मैथड में ये होता है कि कॉस्ट इनकर्ड टू डेट को टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। मेजर्ड यूजिंग द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट टू डेट कंपेयर टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अच्छा जी। पहले तो अगर आप चेक कर लें यार ओवरऑल प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर ओवरऑल लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो तो सारा लॉस पहले ही साल रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अगर आप देखें, 3 0 इग्नोर कर देते हैं तो 40,000। ओके। मैं सिर्फ ये हम पहले ये देखना चाह रहे हैं कि यार ओवरऑल प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आर्किटेक्ट एंड सर्विस की सर्वर की फीस है 500, मटेरियल 2,800, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो इन्होंने दे रखी है 3,500। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट लेना चाह रहा हूँ फिलहाल। ब्रेकअप आप लिखते रहिएगा भाई। 500 प्लस 2,800 प्लस 3,500। 3,500 का अगर मैं 40% ले लूँ, प्लस मजीद जो पैसे लगेंगे 14,800 है। और इसमें उसने कहा था डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है। अब इसको ज़रा देख लें। टोटल कॉस्ट के अंदर 3.6 मिलियन प्लांट का नहीं आएगा, क्योंकि 600 कहीं और से रिकवर हो जाएंगे। इसलिए मैं प्लांट की वैल्यू यहाँ पे 3,000 ले रहा हूँ। तो चेक कर लेते हैं जो टोटल कॉस्ट फिलहाल हमें नज़र आ रही है।
क्या ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है या लॉस मेकिंग? ये 26,000 आ रहा है मेरे पास कॉस्ट। इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि टोटल कॉस्ट में जो सेकंड ईयर की कॉस्ट है वो क्यों नहीं ली? वो ले लिए, कैसे लिए? आओ चेक करो। ये मार्च X1 की डिटेल, मार्च X1 तक, मार्च X1 तक, मार्च X1। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, मजीद जो पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है वो सेकंड ईयर में लगेगा, उसके बाद भी लगेगा। वो 14,800 है, मजीद जो पैसा लगेगा। और इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, वो मैंने ले लिया। बात क्लियर हुई? तो हम ले चुके हैं उसको, क्योंकि उसने हमें बता दिया था मजीद कितने पैसे लगेंगे। अब आ जाए जी, पहले निकाल लेते हैं जरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। 31 मार्च X1। तो विल बी बिट क्विक। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे आएगी? कॉस्ट इनकर्ड को टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे। अगर आप प्लीज देखते रहिएगा, 31 मार्च तक ये 500 आपके लग चुके हैं, 2,800 आपके लग चुके हैं, 3,500 आपके लग चुके हैं। ओवरहेड्स में आ गया 1,400, प्लस डेप्रिसिएशन लेंगे 9 मंथ्स का, प्लस डेप्रिसिएशन लेंगे 9 मंथ्स का, क्योंकि जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तब से मार्च X1 तक 9 मंथ्स हुए। 3,600 -600 की स्क्रैप वैल्यू। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है 30 मंथ्स। 9 मंथ्स हो चुके हैं, तो ये 900 का डेप्रिसिएशन आता है। लिहाजा 31 मार्च X1 तक की जो कॉस्ट इनकर्ड है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 500 लेंगे, प्लस 2,800 प्लस 3,500, ओवरहेड्स आ जाएगा 1,400, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 900। तो 31 मार्च X1 तक कॉस्ट इनकर्ड जो आ रही है टू डेट, वो 9,100 है। कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली थी 26,000, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप करें तो ये 35% बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 35% हम लेंगे। फिर हम इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी देख लेंगे, जस्ट टू सेव द टाइम वी आर डूइंग दिस। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, तो आप 40,000 का लेंगे भाई, 35%, जो कि आ रहा है 14,000। कॉस्ट ऑफ सेल की अगर बात करें, तो 9,100 आती है। ब्रेकअप आपको बता चुका हूं मैं, इसमें डेप्रिसिएशन आ गया। 14,000 में से 9,100 माइनस कर दें, प्रॉफिट आ रहा है जी 4,900। ओके, रेवेन्यू जो हम रिकग्नाइज कर रहे हैं वो 14,000 है, और प्रोग्रेस पेमेंट जो है, अगर आप प्रोग्रेस पेमेंट देख लें, 12,800। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाएगा 1,200 का। SOFP की बात करेंगे तो उसमें करंट एसेट में कॉन्ट्रैक्ट एसेट 1,200 का आ रहा होगा। प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे, 3,600 का प्लांट एंड मशीनरी है, जो 900 तक डेप्रिशिएट हो चुका है। इसका जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा 2,700 आ रहा होगा। जाहिर सी बात है, जब प्लांट एंड मशीनरी को SOFP में लिखते हैं फिर स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करते। स्क्रैप वैल्यू तो जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिशिएट करते हैं उस वक्त माइनस हो रही होती है। तो सिर्फ पहले साल के लिए देख लेते हैं व्हाट एग्जामिनर हैज डन, फिर बात करते हैं भाई सेकंड ईयर में। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए प्लीज आप एग्जामिनर को देख लीजिएगा।
लेकिन हमारे पास तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेक्शन बी में, ए में मिलेगा, तो वहाँ पे फिर प्रेजेंटेशन इतना मैटर नहीं करती, लेकिन चले हमें तो पता होनी चाहिए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 पर हम लोग। अच्छा, ये पहले साल में है इस वक्त। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जस्ट फर्स्ट ईयर। अच्छा, ओवरऑल प्रॉफिट वाले आई थिंक हमने प्रॉफिट 14,000 ही निकाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले साल को देख लें, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 35% है। ये रेवेन्यू आ गया, ये कॉस्ट ब्रेकअप में आपको दे चुका हूँ, ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आ गया 3,600 माइनस डिप्रिसिएशन। कॉन्ट्रैक्ट एसेट जी, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर के एक्सट्रैक्ट्स में मसले नहीं होने चाहिए। याद रखिएगा पहले साल 35% काम कंप्लीट हो चुका है, और सेम क्वेश्चन है जो कि सेकंड ईयर में भी जा रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में अगेन हमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखें लिखा हुआ क्या है। मार्च एक्स 2, पहले हमें मार्च एक्स 2 में निकालना पड़ेगा कॉस्ट इनकर्ड टू डेट कितनी है। चेक करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू डेट सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है तब से आज तक 20,400 लग चुके हैं। ये बड़ा काम का वर्ड है। जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है तब से आज तक 20,400 लग चुके हैं। लेकिन वो ये भी कहता है कि भाई ये जो 20,600 है ना, इसमें डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है, मजीद लगेगा 6,600 मजीद। इसमें भी क्या नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है। अभी पहले तो यहां देखें आप, सेकंड ईयर के लिए अगर मैं बात करूं, सिर्फ ओवरऑल अगर हम देखें, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 40,000 है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं जो एग्जामिनर हमें दे रहा है वो 20,400 दे रहा है, कह रहा है मजीद कितने लगेंगे 6,600। ये 27,000 आता है प्लांट। प्लांट हम 3,600 में से 600 माइनस कर देंगे। अगर आप देखें तो स्टिल आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही है। यानी कि अगर मैं सेकेंड ईयर में चेक करूं कि यार कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिटेबल ना, जी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है जी। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करें, अगर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो प्लीज देखिएगा 20,400 प्लस 6,600, इसमें क्या मौजूद नहीं है, डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है। टोटल जो कॉस्ट है ना प्लांट की जो इस कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज की जाएगी वो 3,000। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट आती है 30,000। यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो आ रही है दैट इज 30,000। डिनोमिनेटर में आती है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यहाँ से एक और चीज़ का एक और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पहले साल आई है वो दूसरे साल भी आए। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जा सकता है पहले साल हमें लग रहा था हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 26,000 है। सेकेंड ईयर में वी केम टू नो कि नहीं यार हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 30,000। ओके, अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डिनोमिनेटर में आ गई। अब हमें ये देखना है कि कॉस्ट इनकर्ड कितनी है। कॉस्ट इनकर्ड अगर आप देखें तो 20,400 है, जिसमें डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है ऐसा लिखा हुआ है।
शुरू से मार्च X2 तक का सारा डेप्रिसिएशन 20,400 में ऐड कर देंगे। अगर आप 1 जुलाई X0 से 31 मार्च X2 तक को काउंट करें तो ये 21 मंथ्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड के 9 मंथ्स और मार्च X2 तक के 12 मंथ्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 1 जुलाई X0 से 31 मार्च X2 तक काउंट करो तो ये 21 मंथ्स होते हैं। और डेप्रिसिएशन जो है वो 3,600 माइनस द स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 30 × 21, ये 2100 का डेप्रिसिएशन आता है। अब अगर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालें तो ये 75% है, लेकिन याद रखिए 75% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 2 ईयर्स का, ठीक है। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट में कम मुझे बताना है आपको। अब जब मैं रेवेन्यू की बात करूंगा तो देखिएगा, मार्च X2 में जब हम रेवेन्यू निकालेंगे, हमारा 40,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसका 75% लेंगे। तो आप जब 40,000 का 75% लेंगे तो ये 2 साल का रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि 75% जो है वो टोटल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बता रहा है जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है। लिहाजा 40,000 का 75% ये 2 ईयर्स का रेवेन्यू होगा। पीएनएल में सिर्फ करंट ईयर का रेवेन्यू आता है, तो पिछले साल का रेवेन्यू माइनस करना पड़ेगा, विच इज 14,000। तो 40,000 का 75% ले लें भाई। 40,000 का 75% 30,000 आता है, माइनस 14 16। अब कॉस्ट, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस्ट इनकर टू डेट जो है वो ये है। इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो 22,500 है। अगेन 22,500 2 ईयर्स की कॉस्ट है। पहले साल की कॉस्ट इनकर्ड माइनस कर देंगे जो कि 9,100 है, क्योंकि पिछले साल के पीएनएल में 9,100 कॉस्ट ऑफ सेल में आ चुका है। 22,500 2 साल का कॉस्ट ऑफ सेल है, जाहिर सी बात है पीएनएल में तो करंट ईयर का ही रिजल्ट आता है, इसलिए 22,500 में से पिछले साल का कॉस्ट ऑफ सेल का इम्पैक्ट माइनस कर दें, 13,400। लिहाजा जो प्रॉफिट एलिमेंट आ रहा है वो 2,600। अच्छा, लेकिन जब हम एसओएफपी के लिए काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी के लिए कम्युलेटिव काम होता है। अब अगर रेवेन्यू रिकग्नाइज की बात करें तो टोटल रेवेन्यू रिकग्नाइज 30,000। प्रोग्रेस पेमेंट जो माइनस करेंगे वो भी टोटल माइनस करेंगे, सेकेंड ईयर है। चेक करते हैं, पहले साल प्रोग्रेस पेमेंट 12,800 थी, दूसरे साल प्रोग्रेस पेमेंट है 16,200। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, 12,800 एंड 16,200, लेट्स सी, 29,000। लिहाजा आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ रहा है 1,000। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे, 3,600 का प्लांट एंड मशीनरी है। इसमें से अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं नेट बुक वैल्यू के लिए, 3,600 माइनस 600 डिवाइड बाई 30, 21 मंथ्स हो चुके हैं और 2,100 का डेप्रिसिएशन बनता है। तो एसओएफपी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी जो आएगा वो 1,500 पे आएगा। तो चेक कर लेते हैं व्हाट एग्जामिनर हैज डन। मैंने बताया था ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है IFRS 15 का, इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फिलहाल कभी नहीं आया। और अब तो जाहिर सी बात है मल्टीपल चॉइस के चक्कर में इससे भी छोटे ही आते हैं सवाल। अच्छा, ये सेकेंड ईयर का ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 10,000, ठीक है जी। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सेकेंड ईयर की 75%, ये बात हुई थी। 40,000 का 75% लिया, पहले साल का रेवेन्यू माइनस कर दिया, 22,500 2 ईयर्स की कॉस्ट इनकर्ड है, पहले साल की माइनस कर दी, ये प्रॉफिट एलिमेंट आ गया, ठीक है जी।
रेवेन्यू सेकेंड ईयर का कम्युलेटिव लेंगे, इनवॉइस भी कम्युलेटिव लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ गया। मार्च X2 में SOFPG 1500 आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट 1000। तो मेरे लिहाज से ये बहुत ही तमीज से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि इस सवाल को आप एटलीस्ट एक आध दफ़ा लाजमी दोबारा सॉल्व करें विद अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ताकि बात थोड़ी मजीद क्लियर हो। अगेन आई वुड से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, IFRS 15 को लेके। अच्छा जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये है जी जो एग्जाम में ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट। क्या मांग रहे हैं आपसे जी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 9 में? टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक दो सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। कोई मसला होगा तो ऑफ कोर्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक दो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैं चाहूंगा आप एक आध दफ़ा रिवाइज करके समझें, अपना टेस्ट कंडक्ट कर लें। व्हाट इज़ द रेवेन्यू? पहले तो कह रहे भाई रेवेन्यू बता दो। कॉस्ट ऑफ सेल बता दो। ग्रॉस प्रॉफिट बता दो। तीन चीजें मांग रहा है। रेवेन्यू बता दें, कॉस्ट ऑफ सेल बता दें, ग्रॉस प्रॉफिट बता दें। दैट कैन बी रिकग्नाइज, ओके, assuming that company's policy is to measure progress using an output method based on value work certified। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो आएगी वैल्यू वर्क सर्टिफाइड पे आएगी। लेकिन पहले हम जरा ये देख लेते हैं, ओवरऑल भी हमें देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट की लॉस मेकिंग हो, नया मसला। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 5 मिलियन है। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखें तो ये प्रॉफिटेबल लग रहा है, क्योंकि कॉस्ट टू डेट 1.8 है, मजीद 2.2 लगेगा। तो 1.8 प्लस 2.2, ओवरऑल तो 1 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल तो प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात कर लेते हैं, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड है 2। देखें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो आएगी, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन 200, ये आता है 40%। अच्छा जी। रेवेन्यू कैसे आएगा? 5 मिलियन का 40% लेंगे, 2 का रेवेन्यू आ जाएगा। कॉस्ट हमें पता है, कॉस्ट टू डेट लेनी होती है विच इज 1.8। कॉस्ट टू डेट, ग्रॉस प्रॉफिट जी 0.2। जी मेरे लिहाज से इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चेक करते हैं चॉइस। रेवेन्यू 2, अगर आप देखें तो अल्फा आंसर आ रहा है। रेवेन्यू इज 2 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल 1.8, ग्रॉस प्रॉफिट 0.2। इसे देखते हैं एक मिनट के लिए। क्या मांग रहा है भाई इसमें? व्हाट अमाउंट शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल, दो चीजें। रेवेन्यू कितना आएगा और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी, पढ़ते हैं भाई। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर। द बिल्डर हैज अ राइट टू रेगुलर पेमेंट एज द वर्क प्रोग्रेसेस। Progress is measured on an output method. Output method means work value work certified divided by contract price based on the works certified compared to the contract price. Okay. अगेन पहले चेक कर लेते हैं ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 370 है। कॉस्ट टू डेट आज तक 330 लग चुके हैं, मजीद 80 लगेंगे। यार इनको अगर मैं ऐड करूं, आज तक 330 लग चुके हैं, मजीद 80 लगेंगे। अच्छा, कहानी तो थोड़ी अलग लग रही है मुझे।
ये तो लॉस मेकिंग लग रहा है जी, चेक कर लें, यस या नो। क्योंकि देखें कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 370, कॉस्ट टू डेट आज तक आपके 330 लग चुके हैं, मजीद 80 लगेंगे, तो ये 40 है जी। खैर आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की अब मैं बात करूं, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड कर दें, यानी कि 320, ना भी निकालें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो हमें पता है, जितना वैल्यू वर्क सर्टिफाइड है उतना ही रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करना है। आउटपुट मेथड है ये, वैसे तो बन रहा है 86.486%, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को जब आप वैल्यू वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो प्लीज देख लें भाई, आपका लॉजिकली रेवेन्यू 320 ही बनेगा जितनी वैल्यू वर्क सर्टिफाइड। लॉस बस ओके। देखिए हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो तो सिंपली वैल्यू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गई 86.486%। ठीक है भाई, रेवेन्यू आ गया आपके पास 320। सबसे पहले आप लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट टू डेट, जो कॉस्ट लग चुकी है, कॉस्ट टू डेट इन्होंने दे रखी है 330, लेकिन अगर हम 320 में से 330 माइनस करेंगे तो 10 का लॉस आएगा, हमें लॉस 10 का नहीं चाहिए, कितने का चाहिए 40। तो एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, एक प्रोविजन आएगा 30 का, चेक कर लें जी, दिस इज द प्रेजेंटेशन। तो अगर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो सारे का सारा लॉस पहले ही साल आना चाहिए। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 86.486% आ रही है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू 320 का आ रहा है, कॉस्ट टू डेट 330 है, 320 में से 330 माइनस करेंगे 10 का लॉस है, लेकिन हमें लॉस 10 का नहीं चाहिए, हमें बेसिकली लॉस चाहिए 40 का। और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं करते, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को सिर्फ ट्रांजैक्शन प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो IFRS 15 में मेरे ख्याल से हर लिहाज से हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बाकी जो 5-6 MCQs हैं उसको आप अपना एक किस्म का टेस्ट ले लें, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि उनको अच्छे से अटेम्प्ट करें। कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे पूछ सकते हैं। हर लिहाज से आपका IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर कंप्लीट हो गया जी। जी हम PDF शेयर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, नो इशू एट ऑल, ओके जी। वैसे ये पोर्टल पे अपलोडेड है ये PDF भी, मैं शेयर भी कर देता हूँ अलग से, नो इशू, ओके जी। अल्लाह हाफिज़।